मैं पौरमा बैनर्जी, प्रवक्ता शिक्षा शास्त्र डाइट कुशीनगर, आप सभी डीएलएड के प्रशिक्षुओं का फिर से इस वीडियो लेक्चर सेशन में स्वागत करती हूं। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आप लोग को वुड्स डिस्पैच के बारे में बताया था, जो 1854 में आया था लॉर्ड डलहौजी के समय में। और उस डिस्पैच में संपूर्ण शिक्षा प्रणाली किस तरीके से व्यवस्थित रूप से लागू की जाए हमारे देश में, उसकी पूरी चर्चा की गई थी। और वही जो डिस्पैच था उसमें मैंने कहा था किस तरीके से प्राइमरी, सेकेंडरी और फिर हायर लेवल का भी एजुकेशन कैसा होना चाहिए, उसके बारे में हम लोगों ने विस्तार से चर्चा किया था। आज जो है हम लोग हंटर कमीशन के बारे में पढ़ेंगे। तो उसके पहले थोड़ा सा हम लोग इतिहास जान लेते हैं। क्या हुआ कि जब वुड डिस्पैच आए 1854 में, उसके बाद में 1857 की क्रांति आ गई, जो आप लोग बहुत जानते हैं, इतिहास में बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक क्रांति हुई ब्रिटिश राज के खिलाफ में। तो 1857 की क्रांति में क्या हुआ कि रुकावटें आ गई, शिक्षा के क्षेत्र में कई सारी रुकावटें आ गई। जो भी वुड्स डिस्पैच के बारे में बताया गया था, जो भी संस्तुतियाँ दी गई थी, वो लागू तो हुआ था, काफ़ी हद तक लागू हुआ था, पर काफ़ी चीज़ें उसमें भी क्या हुआ था कि समस्या आ गई थी लागू होने में। क्योंकि जो पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन था, जो साम्राज्य था, वह ब्रिटेन के महारानी, मतलब कि अब कंपनी का जो राज्य था 1857 में वह ख़त्म हो गया था। और पूरी तरीके से जो भारत का जो राजत्व था, वो राज था, वह ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन हो गया। और क्वीन विक्टोरिया या ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया हमारे भारत की साम्राज्ञी कही जाने लगी। तो उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में एक तरीके से आप लोग जानते हैं कि पहले ब्रिटिश गवर्नर जनरल हुआ करते थे, फिर उसके बाद में वाइसरॉय आ गए। तो मतलब उन्हीं को वाइसरॉय कहा जाने लगा। और जो पूरा व्यवस्था था, हमारा जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन था, वह अब डायरेक्ट किसके कंट्रोल में आ गया, ब्रिटेन के कंट्रोल में आ गया। तो अब जो शिक्षा को लेकर उसके बाद में ठीक है क्रांति हुआ, फिर उसके बाद में सत्ता परिवर्तन हुआ, मतलब कि अब कंपनी से ब्रिटेन के पास चला गया सत्ता। तो उसके बाद में जो एजुकेशन को लेकर, शिक्षा को लेकर के फिर से चर्चा होने लगा। उसके ये का मतलब कि कहा जाने लगा कि अब जो है शिक्षा को लेकर के अब हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। तो उसको ध्यान देने के लिए एक, क्योंकि वुड्स डिस्पैच में कई सारी अब कमियां रह गई थी, काफ़ी कुछ लागू नहीं कर पाए थे। तो अब जो है एक कमिटी का गठन करना था शिक्षा को लेकर के, जो उसी दिशा में अच्छे से काम कर पाए। तो इसी के वजह से क्या हुआ कि लॉर्ड रिपन उस समय थे, उन्होंने हंटर कमीशन गठित किया। हंटर कमीशन 1882 में उसका गठन हुआ, जो प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में कई सारे महत्वपूर्ण सुझाव दिए। क्योंकि वुड्स डिस्पैच में क्या था, ठीक है प्राथमिक और माध्यमिक सबके बारे में बताया था, पर ज़्यादा से ज़्यादा जो ध्यान है वह हायर एजुकेशन पर ज़्यादा केंद्रित था। और प्राथमिक और माध्यमिक कहीं ना कहीं जो है वह छूट गया था, वो पीछे छूट गया था। तो उसके उन्नयन के लिए, उसके विकास के लिए जो है एक कमिटी का गठन हुआ, वह है हंटर कमीशन, जो लॉर्ड रिपन के आदेश से ये हुआ था। तो सबसे पहले जो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, इस कमीशन का मुख्य उद्देश्य ये था कि जनसाधारण तक शिक्षा पहुंचाना है। कहाँ तक? इसका प्राथमिक शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है वह क्या है, जनसाधारण तक शिक्षा को पहुंचाना है, मतलब मास एजुकेशन, ठीक है ना। सब मतलब कि बहुत बड़े स्तर पे जो है भारतीयों को शिक्षित करना इसका मुख्य उद्देश्य था। दूसरा ये है कि जो आदिवासी है और जो पिछड़े जाति के लोग हैं, उनको उनके विकास के लिए शिक्षा की व्यवस्था बनानी है। फिर तीसरा है कि जो सरकार है वह पूर्ण रूप से जो है शिक्षा का दायित्व ले। ये उसमें कहा गया था कि पूरी जो व्यवस्था है शिक्षा की, उसका जो जिम्मेदारी है वो सरकार की होनी चाहिए। फिर जो चौथा है वह है
प्राथमिक शिक्षा का संचालन जिला परिषद या नगर निकाय, मतलब जो नगर पालिका या जो नगर निकाय है या तो उनको जो है प्राथमिक शिक्षा की जिम्मेदारी दे देनी चाहिए, जो स्थानीय निकाय हैं उनको। फिर पांचवा है गांव और शहर का पृथक कोष बनाना, मतलब कि जैसे शिक्षा के लिए जो धन का आवंटन हो वो गांव और शहर ये दोनों का अलग अलग आवंटन करना चाहिए। मतलब कि जो गांव के लिए जो धन आ रहा है वह शहर में ना चला जाए और जो शहर के लिए जो है वो गांव में ना चला जाए, तो दोनों का ही अच्छे से विकास हो सके, तो उसके लिए अलग अलग कोष की व्यवस्था होनी चाहिए। फिर उसके बाद में प्राथमिक शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है वह थोड़ा आधुनिकता और व्यवहारिक होना चाहिए और इस मतलब कि समय को देखते हुए होना चाहिए, उनका यह कहना था। तो जो पाठ्यक्रम है उसमें चिकित्सा, विज्ञान, कृषि, गणित इस तरीके के विषय सम्मिलित करने चाहिए ताकि जो बच्चे हैं वह मतलब कि एक आगे के लिए, आगे अपने जीवन के लिए वह प्रस्तुत हो सके, इस तरीके की उनको शिक्षा देनी चाहिए। फिर माध्यमिक शिक्षा को कहा गया था, जो मिडिल स्कूल है, माध्यमिक शिक्षा को उन्होंने कहा था कि साहित्यिक और व्यवहारिक दो तरीके की शिक्षा माध्यमिक में होना चाहिए। साहित्यिक जो है वह विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए, ताकि बच्चे प्रस्तुत हो सके तो उसके लिए साहित्यिक शिक्षा देना चाहिए। और व्यवहारिक मतलब कि उनका भविष्य सुरक्षित रह सके, उनका भविष्य अच्छा हो सके, इसके लिए व्यवहारिक शिक्षा का प्रावधान होना चाहिए। फिर आठवां है कि विद्यालय भवन तथा फर्नीचर, मतलब इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात की गई थी कि जो विद्यालय भवन है, फर्नीचर है या जो शिक्षण सामग्री है वह किफ़ायती होना चाहिए और सरल होना चाहिए, और जिससे कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए ताकि बच्चों को हर तरीके की सुविधा मिल सके और जो अध्यापक है वह भी आराम से शिक्षण कर सके। नौवां है विद्यार्थियों से फीस उनके आर्थिक क्षमता के अनुसार लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि हर विद्यार्थियों से ही मतलब एक ही जैसा फीस लें, उनका जैसी भी आर्थिक स्थिति है उसके हिसाब से फीस विद्यालयों को लेना चाहिए। 10वां है कि अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए नॉर्मल स्कूल, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि किस आयोग के सिफारिश से नॉर्मल स्कूल जो है वह एस्टैब्लिश करने पर जोर दिया गया था। तो नॉर्मल स्कूल क्या है? नॉर्मल स्कूल है कि अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए कहा गया था कि नॉर्मल स्कूल स्थापित किए जाए और प्रांतीय निरीक्षक रखा जाए। प्रांतीय निरीक्षक रखा जाए मतलब निरीक्षक रखा जाए जो नॉर्मल स्कूल में जो भी शिक्षण का जो काम हो रहा है वह देखे, और उसके साथ साथ जो छात्र अध्यापक है उनको क्या करे, उनको मोटिवेट करे, उनको एनकरेज करे हाँ शिक्षण के लिए। तो ये सब काम जो है निरीक्षक का था, प्रांतीय निरीक्षक का था। फिर उसके बाद पे शारीरिक विकास पर भी जोर दिया गया था। देखिए यहाँ पे हर तरीके का मतलब प्राथमिक स्तर पे जोर दिया गया था कि वह अपने जीवन के लिए भी प्रस्तुत हो सके, व्यवहारिक उनको ज्ञान मिले और उनके शारीरिक क्षमता का भी विकास हो। उसके लिए खेल कूद व्यायाम इसका भी कहा गया था कि ऐसे भी व्यवस्था होनी चाहिए विद्यालयों में। फिर उसके बाद में जो माध्यमिक शिक्षा है वह कहा गया था कि ज़्यादा से ज़्यादा धन व्यय किया जाए, और माध्यमिक शिक्षा जो है निजी संस्थानों पर के कंधों पर भी उसकी जिम्मेदारी दी जा सकती है। जो प्राइवेट जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके ऊपर भी माध्यमिक शिक्षा का जो जिम्मेदारी है वह दिया जा सकता है। तो इसी तरीके से जो है हंटर कमीशन ने प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा को के ऊपर सुझाव दिए थे ताकि हमारा जो शिक्षा है वह बहुत सारे मतलब सभी लोगों तक पहुंच सके, उनका विकास हो सके। तो इस तरीके का मतलब प्रयास किया गया था। तो इसी से आज मैं हंटर कमीशन को ख़त्म करती हूँ, और आगे के लेक्चर में कोठारी कमीशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कोठारी कमीशन, तो उसको मैं आगे के लेक्चर में लूँगी। तो आगे के तब तक के लिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।